नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? मेरी वॉइस रिकॉर्ड हमसे हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरे को मैं चेक कर लेता हूँ। और आप लोग के सामने मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं बिजी काफ़ी हो गया था। आप देखिए, आज अब जाके मुझे समय मिला है आप लोग के लिए वीडियो लाने का। सो मेरे पीएचडी का अब लास्ट ईयर रह गया है, नेक्स्ट ईयर सबमिशन है। प्लस न्यूज़ आपको शायद आएगी होगी, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद अब 3 साल में बंद हो जाएगा। अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स अभी ज़ीरो हुए हैं। तो चिंता की बात नहीं है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो अभी है फिलहाल, उन बैचेस को तो हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, और जैसे जैसे बैचेस खत्म होते जाएंगे और उनको हम पूरी प्लेसमेंट्स और वो सब करेंगे। खैर, ये तो कॉलेज का मामला है। मैं एज अ सी फॉर योर सेल्फ की तरफ से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बिना देरी गवाए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ और मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, देखता हूँ कि सही से लिख पाता है, लिख पाता। मैं यहाँ पर आता हूँ। तो मैं आज बच्चों जो मैं कवर करूँगा, राइट, एक चीज़ तो मैं यहाँ कवर करना चाह रहा हूँ कि पहले बात तो जो अभी तक मैं ओएस का यूनिट 1 मैंने आपको बताई थी, राइट। यूनिट अब मैं 3 की बात करना चाहूँगा, क्योंकि ओएस यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक है, इन 3 यूनिट्स में ही न्यूमेरिकल्स है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इनमें पाए जाते हैं। बाकी जो यूनिट नंबर 2 है, जो कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर है, ये कंप्लीट थियोरेटिकल है। ये कंप्लीट थ्योरी है। इसमें आपका मेनली तो सीमा फोर्स का ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है। बाकी सीमा फोर्स जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर और सोल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम जो होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, वो आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और स्लीपिंग बार्बर और न जाने बहुत सारे, फिर डेकर सोल्यूशन भी इसमें आ गया। डेकर सोल्यूशन, पीटरसन सोल्यूशन, तो ये दुनिया भर के चीजें इसके अंदर, ये सारा थ्योरी है, ऑल थ्योरेटिकल। तो यूनिट 2 को मैं अभी कवर नहीं करूंगा, अभी मैं यूनिट 3 पे पढ़ूंगा, और मैं सिर्फ इस वीडियो में मैं ओनली ओनली न्यूमेरिकल्स ही कवर करने वाला हूँ। सिर्फ न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा। तो मेरे पास देखिए, मेरी डायरी है, इसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष इसको न्यूमेरिकल्स को बताना स्टार्ट करूंगा। तो बिना देरी गवाए सीधा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। राइट, तो एक काम कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं और ये हम इरेज इंक कर देते हैं, राइट। राइट। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो सीपीयू शेड्यूलिंग है, देखिए यूनिट 3 के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है कि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। मीन्स आपका क्वेश्चन पूछा जाता होगा, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। मैंने आपको बताया हुआ है, क्राइटेरिया एक प्लूरल शब्द है, बहुसंख्यीय शब्द है। इसका जो एक संख्यीय जो शब्द होगा, जो सिंगुलर जो शब्द होगा इसका, वो होगा क्राइटेरियन, ठीक है। तो एक से ज्यादा क्राइटेरियन होंगे तो मतलब क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्या है? ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। तो मैं इसके ऊपर बाद में बताऊंगा, मैं सीधा आपको सीपीयू शेड्यूलिंग का कंसेप्ट ले चलता हूं मैं सीधा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर जो पहली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है FCFS। मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देखिए आपके सामने ही मेंशन कर रहा हूँ। देखिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं अभी सीपीयू शेड्यूलिंग में दो मैक्सिमम कवर करना चाहूंगा, ताकि वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूँ, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके लाऊंगा। ये फिलहाल पार्ट 1 है मेरा, दिस इज माई पार्ट 1, यूनिट 3 पार्ट 1। सो ये मेरे कुछ प्रोसेसेस हैं, P0, P1, P2, P3 एंड P4, ठीक है। और इसमें मेरे को जो अराइवल टाइम दे रखा है, राइट, अराइवल टाइम दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम क्या होता है?
कोई भी किसी प्रोसेस को चलने के लिए कितना समय चाहिए, टोटल कितना समय चाहिए उसको एक काम करने के लिए। जैसे आता ना, आपने सवाल पढ़ोगे भाई, जो ए है वो एक काम को 2 दिन में करता है, बी 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में होगा, इस तरह के। तो सिमिलरली एक प्रोसेस को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, तो वो हम बात, उसको हम कहते हैं बर्स्ट टाइम कहते हैं। तो टोटल टाइम, खैर टोटल टर्न अराउंड टाइम होता है कि उसको कितना इंतजार करना पड़ा, कब आया, कितना इंतजार किया, फिर काम खत्म होके एग्जिट हुआ, वो हो गया टर्न अराउंड टाइम। वो भी हम निकालते हैं, इसके अंदर निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम दोनों निकालते हैं, वो भी एवरेज, कि भाई सभी प्रोसेस का मिला जुला कितना बना। तो भाई ये दे रखा, देखो P0 कहता है 4 यूनिट तक चलेगा। अच्छा, अब इसमें भी आप ना एक चीज कर सकते हैं, ये जो मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख रहा हूँ, ये आप यूनिट्स में करिए इसको, ये टाइम यूनिट्स है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको दे रखा हो कि मिली सेकेंड है, या नैनो सेकेंड है, या सेकेंड्स है, या माइक्रो सेकेंड्स है, कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये समय कितने किस यूनिट में है, तो मैं इसको टाइम यूनिट्स कहूंगा, ठीक है। तो ये जो P0 है वो 4 टाइम यूनिट ले रहा है। अब इसको घंटे, सेकेंड्स या मिली सेकेंड या कोई भी आप समय इसको ले सकते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पर चूंकि क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है, तो मैं इसको कुछ नहीं लूंगा एज अ स्टूडेंट। अगर मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो मैं सीधा टाइम यूनिट से लूंगा, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग मेरा अब लगेगा। तो क्वेश्चन में कभी भी आप जब अटेम्प्ट करें तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि आपको अटेम्प्ट करना क्या है, उसी में दिमाग लगाए, आसपास ना घूमे, जो काम है जो फोकस है वही होना चाहिए। तो भाई P0 मेरा 4 टाइम का दे रखा है, कहाँ गया मेरा, ओके। 4 हो गया, 5 हो गया, फिर ये ले रहा 2, ये ले रहा 3, ये ले रहा 6। अब देखिए, ये सवाल आपके सामने, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, और एवरेज वेटिंग टाइम, फिर आप इसमें और निकाल सकते हैं एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ये भी मैं बताऊंगा। और इसमें एक और चीज निकल सकती है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस क्या होते हैं वही बताऊंगा। और लास्टली आप बता सकते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन परसेंट, ठीक है। तो ये 5 चीजें आप इसमें एक क्वेश्चन से आराम से निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि टर्न अराउंड टाइम जो होता है, और वेटिंग टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम और ये बर्स्ट टाइम, ये सारे 4 चीजें आपकी इसमें आती है सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के अंदर। और मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन जो करना है वो भी मेरा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में आता है, कि जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जैसे FCFS है, और भी हमारी आती है, SRTF आता है, SDF आता है, राउंड रॉबिन आता है, ठीक है। तो अब जितनी एल्गोरिथम्स है हमारी, प्रायोरिटी भी आती है, राइट। तो इन सब में जितनी एल्गोरिथम्स है हमारी, तो कौन सी बेहतर है, तो किन फैक्टर्स के ऊपर हम बात करें कि जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकें भाई ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, तो उसे कहते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। भाई परफॉर्मेंस किस पे जज करोगे आप, शेड्यूलिंग में परफॉर्मेंस तो आप इन्हीं मापदंडों पे सेट करोगे। पहली बात आपकी आ गई, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम, अधिकतम सीपीयू यूटिलाइज कितनी बार हो रहा है, सीपीयू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है। सीपीयू खाली नहीं बैठना चाहिए, बता रहा हूं मैं, सीपीयू खाली नहीं बैठना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा, यूनिट 1 में बताया था सीपीयू खाली नहीं बैठता, तो नहीं बैठना चाहिए, तो वो वेस्ट आ रही है एनर्जी हमारी, हम जो पावर दे रहे हैं सब दे रहे हैं, तो भैया वो तो वेस्ट जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो खाली नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात कि भाई उसका टर्न अराउंड टाइम कैसा कितना है, वेटिंग टाइम कितना है, रिस्पॉन्स टाइम का ये हो गया आपका, ये रिस्पॉन्स आपको बता रहा है सीपीयू रिस्पॉन्स, कि भाई किसी प्रोसेस, कोई आया उसने अपना आवेदन दिया सीपीयू से, बोला कि भाई साहब मेरे को शेड्यूल कर दो, मेरे को जगह दो, मेमोरी में जगह दो, समय दो, ताकि मैं अपना टास्क परफॉर्म कर सकूं। तो सीपीयू कब उसकी बात सुनता है, उसके ऊपर यहां पर बात आती है। तो सीपीयू कब बात सुनता है, तो उसे कहते हैं सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम। तो अभी तक हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो अब मैं क्या करूंगा, बाकी हिस्सा मिटाऊंगा और मैं सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो मैं सीधा ले चलता हूं, मैं बाकी का हिस्सा मिटाता हूं। ये देखिए मैं यहाँ पर
देखिए मैं ये चीज़ें मिटा देता हूँ, ये मैं सब मिटा दिया। राइट। ओके। और अब मैं एक काम करता हूँ, पेन का कलर दूसरा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन जो मैंने इससे लिखा है मैं पेन के कलर दूसरे से मैं प्रयास करता हूँ लिखने का। तो मैं कहता हूँ चलो मैं ये ब्लू ले लेता हूँ। राइट। तो अब मेरे पास मुझे जो निकालना है वो निकालना है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ TAT। अराइवल टाइम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AT, और बर्स्ट टाइम को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं BT। ठीक है। तो TAT और शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ मैं WT लिख रहा हूँ वेटिंग टाइम को। रिस्पॉन्स टाइम को मैं रिस्पॉन्स टाइम ही कहूंगा, रिस्पॉन्स टाइम। या फिर इसको मैं और शॉर्ट में लिख सकता हूँ किसी तरीके से। मैं एक काम करता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ इरेजर लगा के यहाँ पर, और मैं ऐसे कर सकता हूँ रिस्पॉन्स टाइम, रेस्प टी करके कर सकता हूँ, या कुछ इस तरीके से मैं इसको शॉर्ट में रेस्प टी में ऐसे करके लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स टाइम के लिए। तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस जो CS है वो, और CPU यूटिलाइजेशन परसेंट कितना है, ये हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि भाई कैसे करेंगे इसको। तो पहला प्रोसेस हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या बनाना है। आपको बनाना है गैंट चार्ट। देखिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, GANTT। भैया इसको कई लोगों ने ग्रांट लिखा है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स की गाथा बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने भी किया होगा कॉपीज में। तो आप और मेरे स्टूडेंट्स में से सब बराबर है, क्योंकि आप भी वही गलती करते हैं जो मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। कईयों ने पता नहीं ग्रैंड लिखा था, कईयों ने समझ नहीं आया तो ग्रैंड लिख दिया। तो भाई ये सब गलत है भाई, ऐसा तुम आप क्या करो यार, मतलब जो चीज बताई जा रही है उसको तो समझ लो एटलीस्ट। और पढ़ना भी आता है, पढ़ना लिखना में थोड़ा रखा करो भाई। अगर आप पढ़ लोगे लेकिन अगर आपको लिखना कम्युनिकेट करना ही नहीं आएगा तो फिर आपके पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करना प्रयास करते हैं। तो भाई TAT हम निकालते हैं, WT निकालते हैं, और रेस्प टी भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये बाकी मिटा देता हूं मैं। तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, इसको मैं ऊपर के 3 मिटा देता हूँ क्योंकि लिख रखा है, और बाकी मुझे जगह भी मिल जाएगी इसमें लिखने की। राइट। तो मैं ये मिटा दूं इन सबको। देखिए, ये देखिए लाइव कर रहा हूँ, जो भी देखिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, लाइव करता हूँ मैं, कोई प्रिपेयर करके लिखता मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इवन मैं आपके लाइव क्लास ले सकता हूँ। बट मैं चार्ज करूंगा, ये मैं आपको बता दूं। ये आप देख लीजिएगा कि पर सेशन में कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा। ऑनलाइन में चार्ज करता हूँ भाई ऑब्वियसली। फ्री में तो मैंने पढ़ाने वाला नहीं आपको, क्योंकि आप फ्री में वीडियोस देख के जाते हैं ना, आप तो लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं ना, कमेंट करते हैं। बस आप देखते चले जाते हैं, और आपको ज़रा से भी एक मतलब नहीं लगता कि भाई जो मेहनत से पढ़ा रहा है उसको कुछ एटलीस्ट अप्रिशिएट किया जाए, या आप मेरे वीडियो शेयर भी नहीं करते हो। तो मतलब आप, मतलब मुझे कहना चाहिए आपका काफ़ी खुदगर्ज स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा जो करते हैं। पर कुछ ऐसे अच्छे भी हैं जो दूसरों का भला करने के लिए सोचते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा देखिए भैया, ऐसे करिए, ये अच्छी बात नहीं है आप करते हैं ऐसा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक गैंट चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो गैंट चार्ट मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, देखिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, ज़्यादा कंप्लेंट मत किया करो, काम से मतलब रखा करो। पहले या तो आप बनाना सीख लो, आप बना लो, फिर मुझे बताना। ठीक है, कमियां निकालना बंद करो, काम करना शुरू करो। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, कमी निकालना ज़रूरी है, ये आप लोग को थोड़ा करना पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि जो TAT जो निकलता है वो मेरा फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एग्जिट टाइम। एग्जिट टाइम जो होता है ET मैं कह दूं, या कई जगह आपको कंप्लीशन टाइम भी दिखेगा, कंप्लीशन टाइम भी दिखेगा। तो इसको शॉर्ट में CT कह सकते हो आप। तो ET या CT आप कुछ भी करिए कि प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, कब बाहर निकला। वो ET जो होगा हमारा, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। तो TAT मेरा यहाँ पर हुआ ET माइनस AT, मतलब एग्जिट टाइम या कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और जब ये TAT मेरा निकल आएगा वहीं से मेरा निकलेगा WT, मतलब वेटिंग टाइम निकलेगा। तो ये निकलेगा मेरा TAT माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टोटल उसको वेट करना पड़ा, ये मेरा हो गया। और रिस्पॉन्स टाइम भी आपको बताता हूँ, रिस्पॉन्स टाइम जो होगा RSPT, वो मैं आपको अलग से, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो बताऊंगा कि भाई फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम CPU रिस्पॉन्स, सीपीयू रिस्पॉन्स कब मिला उसको, कब रिस्पॉन्ड किया सीपीयू ने पहली बार, माइनस अराइवल टाइम के कब वो आया और कब उसको सीपीयू ने उसकी तरफ देखा, उसको रिस्पॉन्ड किया। तो वो मेरा निकलेगा रिस्पॉन्स टाइम।
चूंकि ये जो मेरी एल्गोरिथम है एफसीएफएस, ये प्रीएम्प्टिव, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो नॉन प्रिवेंटिव का मतलब ये हो गया कि भाई ये रोकेगा नहीं, एक प्रोसेस को चलने देगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा तो फिर उसके दूसरा प्रोसेस आएगा। तो नॉन प्रिएम्प्टिव और प्रिएम्प्टिव देखिए मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर, इट्स अ नॉन प्रिएम्प्टिव। मैं यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ हटा देता हूँ। राइट, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ और मैं इसको अलग से बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आपको चलो, मैं कंटेंट स्विचिंग आपको लिख ही लिया है, वीडियो आपने देख ही लिया है। मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ। नीचे नहीं तो मैं साइड में यहाँ दिख रहा हूँ तो मेरे ये पीछे हट जाएगा सारा। राइट, चलिए। तो यहाँ पर मैं अगेन पेन को ले आता हूँ और पेन को मैं लाके यहाँ पर मैं पहले गैंट चार्ट बनाने का प्रयास करता हूँ। गैंट चार्ट में ऐसे बनाता हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले हम देखें कि भाई P0 मेरा जीरो अराइवल टाइम पे, मतलब P0 आके खड़ा हो गया और वो कहता है कि भाई मैं 4 टाइम यूनिट तक चलूंगा। तो चूंकि नॉन प्रिएम्प्टिव है ये, देखिए मेंशन कर देता हूँ, ये नॉन प्रिएम्प्टिव है। प्री एम्प्टिव करना, उसको प्रिमिटिव मत बोल देना ये भैया। जो लिखा है उसको वैसे ही पढ़ा जाता है, उसको अजीब तरीके से पढ़ने का समझ नहीं है। प्रिमिटिव मत बोल देना, बहुत लोग आप लोग प्रिमिटिव प्रिमिटिव बोल देते हो। भैया प्री एम्प्टिव और प्रिमिटिव दो शब्दों में बहुत फर्क है। तो भाई जो शब्द है उसका मतलब वही है भाई, उसका बिगाड़ो मत। मतलब अगर तुम सही से नहीं बोल सकते तो बिगाड़ो मत, कोशिश करो सही बोलने की, और तुम कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस करा करो तभी होगा। ऐसे कोई आपके कोई आपको आपको ट्रेन नहीं करेगा, कोई कान में फुसफुसा के नहीं बताएगा आपको कि ऐसे करना है। ओके, तो P0 मेरा यहाँ पर आ गया। तो P0 कहता है भाई मैं तो जीरो पे आ गया, मैं 4 टाइम यूनिट तक चलूंगा। कि ठीक है भैया चलो, क्योंकि उसको रोक टोक नहीं है तो 4 टाइम यूनिट तक वो चला, पूरा जीरो पे आया और 4 तक चलेगा पूरा। ठीक है, तो P0 चला। अब उसके बाद जो, अब चूंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, पहले आओ पहले पाओ वाली बात आ गई। तो भाई P0 मेरा आ गया, पहली बार में आ गया और वो चल रहा है। आप लोग अगर मुझे वक्त दे तो मैं एक बार जरा ओबीएस में चेक कर लूँ कि मेरा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज हाँ आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ओके, तो शुक्र है आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना। अच्छा, इसके बाद हम आएगा अच्छा, 1 पे आके कौन खड़ा हो गया था? P1 आके खड़ा हो गया था। तो मेरा 4 सेकेंड जब कंप्लीट हो गए, तो 0 से लेकर 4 तक मेरे P0, तो मेरा जब तक ओवर हुआ, जब तक खत्म हुआ, तो मेरे P1 P2 P3 P4 सारे आके खड़े हो गए इस समय। यहाँ पे P1 P2 P3 P4 सब आके खड़े हो गए, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर किसका आना था? P1 का आना, क्योंकि P1 P0 के बाद आया है। तो P1 को फिर जगह मिली, P1 को जगह मिली। P1 कहता है मैं 5 यूनिट चलूंगा। चलो भाई तुम चलो 5 यूनिट तक, तो 9 तक चलेगा। तो 4 + 5 9, सिंपल सा करते जाइए। फिर उसके बाद P2 को जगह मिली, P2 कहता है मैं 2 यूनिट ही चलूंगा। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, 2 यूनिट तक चलो तुम, 2 टाइम यूनिट तक चलो। फिर P3 चला, P3 एज इट इज चला। P3 कहता है मैं 3 यूनिट चलूंगा। तो भैया आप 14 तक चलिए, 11 से 14 3 यूनिट आपका चला। रेस्ट बचा P4। P4 कहता है कि भाई मैं तो 6 यूनिट चलूंगा, मैं बहुत बड़ा प्रोसेस हो, लंबा काम लूंगा। तो भैया 14 से ये 20 तक चला। तो टोटल मेरे 20 टाइम यूनिट्स तक टोटल चला मेरा, और एक बार भी सीपीयू खाली नहीं बैठा यहाँ पे। एक बार, अब देखिए, P0 से खत्म हुआ, P1 आ गया। P1 से निपटा, P2 आ गया। P2 से निपटा, P3 आ गया। और P3 से निपटा, P4 आ गया, और मेरा काम खत्म। समझ रहे हैं? तो पूरा समय सीपीयू पूरा बैठा रहा। तो आप कह सकते हैं कि 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया। 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया। और मेरे कॉन्टेक्ट स्विचिंग देखिए कि भाई P0 से P1 स्विच हुआ, P1 से P2 स्विच हुआ, P2 से P3 स्विच हुआ, P3 से P4 स्विच हुआ। तो मेरे कितने स्विच हुए? 1 2 3 4। तो 4 बार स्विचिंग हुई। तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस जो हुए, टोटल सीएस जो मैं हुई, कितने हुए? 4 स्विचेस हुए। ठीक है। और जब हम प्रिएम्प्टिव पे पढ़ेंगे तो प्रिएम्प्टिव में स्विचिंग बढ़ जाएगी मेरी, क्योंकि वो बीच में प्रोसेस को रोक देता है। जो भी का कंडीशन होगी, जैसे अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है तो उसमें अलग रोकेगा। एसआरटीएफ शॉर्ट सॉरी एसआरटीएफ में रोकेगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो नॉन प्रिएम्प्टिव है, प्रिएम्प्टिव वर्जन उसका एसआरटीएफ है। राउंड रॉबिन है, वो हमेशा प्रिएम्प्टिव ही रहेगा कि भाई जो भी टाइम क्वांटम में टाइम स्लाइस है तब तक चलेगा। हम देखेंगे इसको ऐसे एक एक करके देखेंगे।
तो फिलहाल हम निकालते हैं टी ए टी निकालने के लिए मुझे चाहिए एग्जिट टाइम। भाई पी जीरो कब फ्री हुआ, पी जीरो कब फ्री हुआ, पी जीरो फ्री हुआ मेरा यहाँ पे ई टी भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पी जीरो मेरा फ्री हुआ 4 पे फ्री हुआ। पी वन कब फ्री हुआ, 9 पे फ्री हुआ। फिर पी टू कब फ्री हुआ, 11 पे फ्री हुआ। देखिए कब पी टू मतलब फ्री का मतलब क्या हो गया, पी जीरो का काम खत्म हो गया, पी जीरो एग्जिट हो गया, पी वन एग्जिट हो गया, इधर पी टू एग्जिट हो गया, इधर पी थ्री एग्जिट हो गया एंड इधर पी फोर एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर सीधे सीधा आ जाएगा। तो फिर 11, फिर उसके बाद 14 आ गया। अच्छा ये बाकी का मिटा दूं ताकि ये दिक्कत आपको यहाँ पे ना आए, तो ये मिटा देता हूँ मैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जिट टाइम हम कैसे निकाल रहे हैं, राइट। तो 14 के बाद आपका यहाँ पर आ गया हाँ 4, 9, 11। ठीक है, पी टू मेरा कब फ्री हुआ, 11 पे फ्री हुआ, पी थ्री मेरा 14 पे हुआ और पी फोर मेरा हुआ 20 पे फ्री। तो ये मेरा हो गया एग्जिट टाइम। अब मुझे एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम निकालना है, वो मेरा टी ए टी निकल आएगा, मतलब टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा। अच्छा टर्न अराउंड टाइम देखिए मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, टर्न अराउंड टाइम। कई लोग ऐसे लिखते हैं, टर्न अराउंड। अच्छा यहाँ तो दिख भी नहीं होगा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ हटाता हूँ। तो कई लोग टर्न अराउंड टाइम को बड़े गलत तरीके से लिखते हैं। टर्न अराउंड टाइम मत लिखो भैया, टर्न का टर्न ही होता है, टी ओ यू आर एन नहीं होता। तो भाई सही से लिखा करो यार, कैसे बच्चे हो आप लोग। तो और ये सभी कॉलेजेस का हाल है, जो एक टू के कॉलेज बच्चे पढ़ते हैं, सबका एक जैसा हाल है, मैं बता रहा हूँ। तो नो वन, मैं सभी को कह रहा हूँ, सिर्फ आप पर्टिकुलर को नहीं कह रहा, मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ ये। ओके, सो ई टी माइनस एटी, ई टी माइनस एटी, तो 4 में से शून्य गया 4, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 2 गया, कितना हुआ 9। फिर 14 में से 3 गया मेरा हुआ ये 11, और 20 में से 4 गया मेरा हुआ 16। तो ये मेरा टी ए टी होगा। आप इनका बस टोटल करिए, 4 8 12, 12 और 9 21, 21 और 11 कितना हो गया, 21 और 11 32, 32 और 16 8 और 48, ठीक है 48। तो 48 मेरा टोटल आ गया ये। और कितने प्रोसेस है मेरे पास, 5 प्रोसेस है। तो एवरेज, एवरेज कितना आया टी ए टी, एवरेज टी ए टी कितना आया, 48/5, कितना आ गया ये 5 से अगर अपन लगाए तो 5 निम्मा 45, 5 9 45, ठीक है। क्या बचा 3, तो पॉइंट लगाया तो 30 हुआ, 5 6 30, तो 9.6 यूनिट्स का मेरा एवरेज टी ए टी आ गया। डब्ल्यू टी देखे जरा, डब्ल्यू टी क्या होगा, मतलब वेटिंग टाइम मेरे क्या निकलेगा, तो टी ए टी माइनस बी टी। तो एवरेज ये टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम निकालिए, तो आपका वेटिंग टाइम हुआ। क्योंकि चूंकि पी जीरो मेरा पहली बार में आके आ गया, उसको वेट करना नहीं पड़ा, तो ये 0 हुआ। 8 माइनस 5 3, और 9 में से 2 गया 7, 11 में से 3 गया 8, और 16 में से 6 गया 10। इसका टोटल करिए, ये 10 और 10 20 और 28, 8 और 28, ठीक है। तो टोटल 28 हो गया। तो 28 डिवाइड बाय 5, तो एवरेज डब्ल्यू टी कितना हो गया मेरा, एवरेज डब्ल्यू टी मेरा 28/5 हो गया। कितना हो गया, ये 5 से करें तो 5 दिए 15, सॉरी 5 पंजे 25, राइट, 5 5 25। उसके बाद फिर 3 बचा, 25 में 28 में से 25 गया, 3 बचा, पॉइंट लगाया तो 30 हुआ, तो 5 6 तो 5.6 टाइम यूनिट्स का मेरा आया एवरेज वेटिंग टाइम, एफ सी एफ एस अगर अपन फॉलो कर रहे हैं तो। और सिमिलरली अब मेरे पास रिस्पॉन्स टाइम निकालने का भी है मेरे पास, कि एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का निकलेगा। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो भी होगी, तब वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम दोनों सेम निकलेंगे। तो मेरे हिसाब से एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी 5.6 ही आना चाहिए, टोटल 28 ही आना चाहिए। देखते हैं भाई, अब देखते हैं कि भाई मेरा रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं। भाई पी जीरो कब आया, उसका एटी में मतलब कब हुआ, 0 पे आया, लेकिन और पहली बार सीपीयू कब मिला, 0 पे मिल गया। तो उसको इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ा, सीपीयू ने रिस्पॉन्ड कर दिया। पी वन को कब मिला प्रोसेस, पी वन को कब मिला, कब सुनी पी वन की, 4 पे सुनी गई, और आया कब था, 1 पे था, तो 3 आ गया।
और P2 को कब P2 की कब सुनी सीपीयू ने रिस्पॉन्ड कब किया? 9 पे रिस्पॉन्ड किया। तो 9 पे रिस्पॉन्ड किया, आया कितने पे था? 2 पे था। देखिए साथ आ रहा है ना, बराबर आ रहे हैं दोनों, राइट। फिर इसी तरह 11 माइनस 3 8, ठीक है। और इसी तरह 16 माइनस 6, सॉरी 14 माइनस 4 हमारा हो गया यहाँ पर 10। 14 पे P4 की सुनी गई थी और आया वो 4 पे था। तो सिमिलरली ये भी 28 बना। तो सिमिलरली मेरा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम मेरा बना 28 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स 5.6 टाइम यूनिट्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन प्रिएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ नेक्स्ट, उस पर देखिए मैं मेंशन कर देता हूँ नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसके अंदर ये हमेशा होगा, जो मेरा वेटिंग टाइम है will always be equal to response time, या मैं करूँ response time will be equal to waiting time always। ये इसको लिख के रख लीजिए, तो आपके काफी आसान होगा। अगर आपसे अगर एफसीएफएस या कोई भी नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गो के बारे में पूछा गया तो आप झट से निकाल सकते हैं आंसर। तो ये और शॉर्ट तरीका हो गया आपको जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी गवाए सीधा मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट एल्गोरिथम पे, जो कि एल्गोरिथम है मेरी, मैं अब पेन का कलर कुछ और ले लेता हूँ। मैं ग्रीन लेके ट्राई करता हूँ, ग्रीन लेके कैसे लगता है। तो सेकंड मेरे पास आती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्ट में इसका मतलब एब्रिविएशन में लिखूंगा SJF। ये हमेशा नॉन प्रिएम्प्टिव होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा नॉन प्रिएम्प्टिव होगा। और इसका जो प्रिएम्प्टिव वर्जन है वो आएगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। आप लोगों में से बहुत लोग गलती कर देते हैं, रिमेनिंग टाइम को रिस्पॉन्स टाइम लिख देते हैं। मार्क्स लूज नहीं करते हैं भाई, मार्क्स लूज करने के लिए आपने यहाँ एडमिशन नहीं लेते कॉलेज में आके, तो ऐसी ये सिली मिस्टेक्स ना करें आप। तो SRTF, कई लोग इसको रिस्पॉन्स लिख देते हैं, आर की जगह रिस्पॉन्स लिख देते हैं यहाँ पर रिमेनिंग की जगह, तो ऐसा मत करिए। ये हमेशा प्रिएम्प्टिव होगा। मैं आपको प्रिएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले अगेन इसका हम सवाल देखते हैं। सवाल मैं लिखता हूँ, मैं ब्लैक से लिखने का प्रयास करता हूँ। तो सवाल मेरे पास कुछ इस प्रकार है, प्रोसेस दे रखे हैं, AT दे रखा है, BT दे रखा है, ठीक है। और हमें अब क्या निकालना है? TAT और WT निकालना है। तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम भी मेंशन कर देता हूँ। तो पहले तो फिलहाल मैं SDF के लिए सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पर P0, P1, P2, P3 और P4 सेम 5 प्रोसेस दे दिए मैंने। अब इनका जो अराइवल टाइम थोड़ा डिफरेंट है, 3 पे आया, ये 1 पे आया, ये 4 पे आया, ये 0 पे आया, ये 2 पे आया। और BT इसका हुआ, बर्स्ट टाइम हुआ 1, 4, 2, 6 और 3। अब यहीं पे मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स एग्जिट टाइम भी मेंशन कर रहा हूँ, ET या कंप्लीशन टाइम। फिर TAT भी मेंशन कर रहा हूँ और WT भी मेंशन कर रहा हूँ और साथ में रिस्पॉन्स टाइम भी मेजर मेंशन कर रहा हूँ। सो कि सेम आने वाला है। चलिए मैं इसको मेंशन नहीं करता, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। क्योंकि हमें मुझे पता है कि नॉन प्रिएम्प्टिव में हमेशा जो बात होती है वो हमेशा आती है कि रिस्पॉन्स टाइम इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेटिंग टाइम, ठीक है। तो उसको हम ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका वही क्या करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे। एक बार मैं चेक करूँ मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ भाई पीछे। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। गैंट चार्ट बनाएंगे। तो गैंट चार्ट बनाने का तो तरीका सिंपल सा यहाँ पर है, ओके। इसको मैं थोड़ा अच्छे से और बनाने का प्रयास करूँ।
राइट। तो अब देखिए कि भाई ये कब कब आया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बस मेरा अराइवल टाइम अलग है, एक के बाद नहीं आ रहा है। बहुत लोग गलती करेंगे, P0 से गलती कर देते हैं कि चूंकि बस टाइम इसका 1 है तो इसी से शुरुआत करते हैं। गलत करते हो भाई। ये तो देखो भी, ये तीसरे टाइम यूनिट पे आएगा, ये अभी पहुंचा भी नहीं है। अभी मैं 0 पे चल रहा हूँ, तो 0 पे कौन पहले पधारा? P3 पधारा भाई, ऑब्वियस सबसे पहले P3 आया। P3 कहता भाई मैं तो भाई 6 टाइम मिनट तक चलने वाला आदमी हूँ। हाँ भाई तू चल अभी, क्योंकि जब तक इससे छोटा टाइम वाला प्रोसेस नहीं आ जाता तब तक चलने देगा। और ऑब्वियसली ये नॉन प्रिएम्प्टिव है तो इसको रोकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेगा। तो जैसे ही P3, तो P3 को पूरा 6 टाइम यूनिट तक चला दिया और कहते तू चल चल चल, तेरे को मैं रोकने वाला नहीं है। तो प्रिएम्प्टिव में रोकेगा नहीं बिल्कुल भी, राइट। तो P3 को नहीं रोकेगा क्योंकि नॉन प्रिएम्प्टिव है, यहाँ बीच में रोक टोकेगा, रोक टोक नहीं मिलती यहाँ पर, ठीक है। तो P3 को पूरा चलने दिया। अब P3 मेरा हो गया ओवर, P3 तो खत्म, P3 ओवर हो गया। अब जो प्रोसेस बचे, क्योंकि 6 टाइम मिनट तक मेरे पास सारे प्रोसेस आ चुके कि भाई तीसरे पे आ चुका, पहले पे आ चुका, चौथे पे आ चुका, और P4 तो मेरा आ चुका। तो मेरे पास यहां पर खड़े होने शुरू हो गए P0, P1, P2 और P4। P0 कहता है मैं 1 सेकेंड लूंगा, पी 1 सेकेंड या 1 टाइम यूनिट। P1 कहता है मैं 4 टाइम यूनिट लूंगा, P2 कहता है मैं 2 टाइम यूनिट लूंगा, और P4 कहता है मैं 3 टाइम यूनिट लूंगा। तो अब इसमें से मुझे बताइए कि किसको चूज करेगा। क्या लिखा है एल्गोरिथम का नाम? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो भाई अब इसमें से मेरी जॉब कौन सी ऐसी जॉब है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सबसे कम समय लेगा, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। क्या है भाई? मुझे 1 मिनिमम लग रहा है यहाँ पर, तो इसको P0 को उठाएगा। तो P0 अब उठेगा, राइट। तो P0 उठा, P0 कहता भाई मैं चलूंगा, 1 सेकेंड चाहिए, हाँ भाई चलो। P0 हो गया खत्म, P0 खत्म, राइट। अब इसके बाद P0 मेरा खत्म हो गया, यहाँ पर मेरे बचा P1, P2, P4। अब इसका जो नेक्स्ट है किसको उठाएगा भाई? सबसे छोटा टाइम किसका है? P2 का। P2 कहता मैं 2 सेकेंड ही लूंगा, हाँ भाई चल ले भाई P2, 2 सेकेंड ही लिया, तो 9 तक चल गए। अब यहां मेरा P2 भी समाप्त, P2 भी समाप्त, राइट। अब किसको लेगा भाई? P4 को लेगा। तो बहुत ही आसान हो गया। P4 कहता है मैं 3 टाइम यूनिट तक चलूंगा, वो कहता है मैं 12 तक चलूंगा। अब उसके बाद अब ये भी खत्म हो गया, P4 भी खत्म हो गया। अब आखिरी क्या बचा? P1 बचा, वो कहता है मैं तो पूरे 4 टाइम यूनिट लूंगा, के ले ले भैया। तो भाई 16 तक चल गया। तो मेरा ये P1, P2, P3, P4 सारे समाप्त हो गए, और 16 टाइम यूनिट्स तक मेरा ये सीपीयू चला। एक बार भी सीपीयू खाली नहीं बैठा। तो 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। तो 4 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई यहाँ पर अगेन। अब इनका मैं एग्जैक्ट टाइम निकालने का प्रयास करेंगे। जो मेरा P0 है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, जो मेरा ओवर मैंने बना रखा था इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, राइट। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर। तो अब ऐसे एग्जिट टाइम देखने का प्रयास करते हैं भाई, मेरा कौन सा प्रोसेस कब समाप्त हुआ, कब बाहर निकला सीपीयू के। उसमें गया था प्रोसेस शेड्यूलिंग के जो क्यू में गया था, जो रेडी से रनिंग स्टेट में गया था। रनिंग स्टेट से जो कंप्लीशन, जब टर्मिनेट हुआ, तो टर्मिनेट होने के बाद आपने पढ़ा होगा प्रोसेस स्टेट्स, राइट। तो उसमें कई प्रकार की स्टेट्स होती हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, अलग से बताऊंगा। प्रोसेस स्टेट्स का जो थ्योरेटिकल है वो आपके पास ऑलरेडी नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रोसेस स्टेट में आपका सबसे पहले तो होते हैं न्यू स्टेट, प्रोसेस कब जन्मा, जब नया नया प्रोसेस आया। उसके बाद वो रेडी स्टेट में आता है, वो सीपीयू के सामने आके खड़ा हो जाता है कि देखो भाई साहब मैं रेडी हूँ, आप मुझे ले लो। तो ठीक है, सीपीयू कहता है भाई ठंड रख, मैं तेरे को सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी जो है उसके हिसाब से तेरे को लूंगा मैं। पॉलिसी मतलब एल्गोरिथम। और जब उसको वो ले लेता है, मतलब मेन मेमोरी में आके बैठ जाता है, तो मेन मेमोरी में जब उसको चढ़ाना हो, जब, क्योंकि प्रोसेस कब चलेगा? मेन मेमोरी में आके ही चलेगा वो। तो मेन मेमोरी में जब पहुंचा देता है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, तब वो टर्मिनेटेड स्टेट में आता है। किस में आता है? टर्मिनेटेड में। तो जब वो टर्मिनेट हो जाता है, तो उसी को मैं कहता हूं एग्जैक्ट टाइम, कि कब टर्मिनेट हुआ। तो यहां पर मेरा P0 कब टर्मिनेट हुआ भाई? वो 7 पे टर्मिनेट हुआ, राइट। फिर P1 कब टर्मिनेट हुआ? P1, अरे P1 तो मैंने लिखा ही नहीं। P1 मेरा ये 4 का था। P1, तो लास्ट मेरा P1 होना चाहिए था, सॉरी, मैंने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये मेरा P1 था आखिरी में, इसको मैंने P4 लिख दिया गलती से।
क्योंकि 4 तक चलना था, मैंने P4 लिख दिया। ये गलती मुझसे भी हो जाती है, लेकिन देखिए मैंने इमीडिएटली करेक्ट कर लिया। P1 तक चला, ठीक है। तो अब P1 मेरा कब खत्म हुआ? P1 कहता खत्म हुआ 16 में जाके, क्योंकि सबसे मतलब ऑलमोस्ट बड़ा था, सेकंड लार्जेस्ट कह सकते हो, ज़्यादा टाइम ले रहा था। और P2 कब खत्म हुआ? 9 पे खत्म हुआ, राइट। और P3 कब खत्म हुआ? P3 तो शुरुआत में ही 6 सेकंड पे खत्म हो गया। और P4 कब खत्म हुआ? P4 हुआ 12। तब इसका हम टोटल करके देखते हैं भाई। जो अपना ईटी निकला, ईटी को हम टोटल करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा हम निकालते हैं टीएटी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास भाई? यहाँ लिख दूं? हाँ, टीएटी जो है मेरा क्या निकलेगा? ईटी माइनस एटी। और डब्ल्यूटी क्या निकलेगा? डब्ल्यूटी क्या आएगा भाई? टीएटी जो हमारा निकलेगा माइनस बीटी, ठीक है। तो भाई टीएटी क्या हो गया मेरा? ईटी माइनस एटी। तो ये 7 जो है मेरा, इससे मैं एटी को मतलब अराइवल टाइम से माइनस करूंगा। 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। 16 माइनस 1 15। 9 माइनस 4 5। 6 माइनस 0 6। 12 माइनस 2 10। अच्छा, किसी ने इस सवाल को सॉल्व किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, किस बच्चे लिखा था याद भी नहीं आ रहा। 6 माइनस 0 0 कर दिया था। तो भाई सब्ट्रैक्शन तो करना आता है ना। इस लेवल पे अगर ये छोटी मोटी गलती कर रहे हो तो भाई इसका मतलब जो दूसरी तीसरी कक्षा में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया गया था वो भी भूल चुके हो। तो ऐसा मत करो भाई। ये गलती मैंने 12वीं तक सारी कर डाली हैं, उसके बाद नहीं की है। ये सारी गलती मैंने भूल चुका, मैं जितना फेल हुआ मैं 12वीं तक फेल हुआ हूँ, ठीक है। तो ये सब गलती मैं पहले कर चुका हूँ, खत्म कर चुका हूँ, एक एक गलती कर चुका हूँ। अब मैं बहुत मिनिमल गलतियां होती हैं, कभी होती हैं तो जब थका होता हूँ तभी गलतियां होती हैं। ओके, सो फिर अब निकलेगा डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी निकाले, टी ए टी माइनस क्या? बी टी, मतलब बर्स्ट टाइम से माइनस करेंगे, टर्न अराउंड टाइम को बर्स्ट टाइम से माइनस करेंगे। तो 3, इधर 11, इधर 3, इधर 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 आ गया, राइट। और इधर 7। तो अब इनका हम एवरेज निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये टोटल कितना हुआ मेरा? तो मुझे एवरेज टी ए टी जब निकालना है तो मेरा कैसे निकलेगा भाई? 4 15 और 5 कितना हो गया? 20। 6 और 4 कितना होगा? 10। तो 20 और 10 30, और 10 और कितना हो गया? 40। तो 40/5, 5 प्रोसेस है, कितना हुआ? 8 टाइम यूनिट्स, राइट। इसी तरह से मेरे निकलेगा एवरेज वेटिंग टाइम। सॉरी, 3 और ये कोई भी 3 और 7 जोड़ दो, कितना हो गया? 10। 10 और 11 कितना हो गया? 21। 21 और 3 कितना? 24। तो ये हो गया 24/5, कितना आ गया? 5। अगर 5 पंजे 25 होता तो ये अराउंड 4.8 आना चाहिए, क्योंकि 5 चौके 20, 5 4 20, और पॉइंट लगाया तो 40 बचा। तो 5 का 40 से गुणा किया, डिवाइड किया, भाग लिया, कितना आ गया? 40, 5 अट्ठे 40, मतलब 5 8 40। तो ये 4.8 टाइम यूनिट्स आ जाएगा। मूजबानी किया करो, कैलकुलेटर मत लिया करो हर बार। ये मेरी गंदी आदत हो गई थी, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। आज भी कभी कभी कैलकुलेटर लेके बैठता तो माँ फिर मेरी धुनाई कर देती है। तो भाई, तो आपके पास धुनाई करने वाले आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको धुनाई नहीं चाहते हो तो अपना सही से रास्ता अपनाओ। मैं पिट पिट के ठीक हुआ, तो आप भी शायद ठीक हो जाओगे। पिटा करो तो कोई बात नहीं। ओके, तो ये हमारा निकल के आ गया, राइट। तो ये मेरा हो गया SJF, ठीक है। ओके, अब मैं इसी सवाल को सॉल्व करूंगा SRTF से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए। अब मैं ये मिटाने वाला हूँ और एज इट इज इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा SRTF के माध्यम से। तो मैं बाकी मिटा देता हूँ ये सारी चीजें। तो मैं गैंट चार्ट मिटा देता हूँ, सब मिटा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऐसे यहाँ मिटा दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से 16 तक ही चलेगा ये भी। एग्जिट टाइम, TAT, WT। अच्छा, अब जब मैं SRTF से सॉल्व करूंगा तो वो मेरे प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम होगी, राइट। तो प्रीएम्प्टिव में मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वो बीच बीच में रोक देगा प्रोसेस को। जैसे ही छोटा प्रोसेस आएगा तो बड़े प्रोसेस को वो रोक देगा, क्योंकि वो किसको देख रहा है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो मुझे रिमेनिंग टाइम भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो रिमेनिंग टाइम के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा? यहाँ पर अलग से मेंशन कर दूंगा रिमेनिंग टाइम।
तो एक एक करके मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ये मैं प्रोसेस कर देता हूँ। तो P0, P1, P2, P3, P4, देखिए मैंने यहाँ मैं अलग से मेंशन कर दिया, ये आप लोग कर सकते हो, ये अपने रफ वर्क में इसको आराम से कर सकते हो। भाई सबसे पहले सेम चीज है, अब मैं अपना रहा हूं, मैं SRTF अपना रहा हूं जो कि है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की बात कर रहे हो। तो भाई सेम चीज है कि हमारा पहली बार में P3 ही आएगा, शुरुआत P3 से ही होगी। तो P3 मेरा चला, P3 आया, तो जैसे ही ये 1 सेकेंड पे पहुंचा, एक पे कौन आगे खड़ा हो गया? P1। P1 कहता है भाई, P1 आके यहाँ खड़ा हो गया, P1 कहता है भाई मैं तो सबसे कम समय लूंगा, तो भाई आजा भाई। तो सीपीयू ने उसको यहाँ P3 पे ही 1 सेकेंड खत्म हुआ, तो P3 कितना था? 6 बर्स्ट टाइम था। 1 सेकेंड जैसे ही खत्म हुआ इसका P3 का, तो कितना बचा रिमेनिंग टाइम? 5 बचा, राइट। तो अब इसने किसको उठा लिया? P1 को उठा लिया। जैसे ही P1 को उठाया, फिर दूसरे सेकंड में बढ़ा, तो दूसरे सेकंड में कौन आगे खड़ा हो गया? दूसरे टाइम लिमिट पे कौन आगे खड़ा हो गया? P4। P4 कहता है मैं तो तेरे से भी कम समय लूंगा, तो भाई तो किसको लेगा? इसको वहीं पर रोक कर, P1 को वहीं रोक दिया, ये प्रीएम्प्टिव हो गया, प्रीएम्प्ट कर रहा है सीपीयू, तो वहीं पर रोक दिया P1 को। जैसे P3 को रोका ऐसे P1 को रोकेगा, और किसको उठा लिया? P4 आगे खड़ा हो गया था ना, तो P4 को उठा लिया, सॉरी किसको उठाया? P1 को उठाया। 2 पे, हाँ P4 आया था, सॉरी 2 पे P4 आया, तो 3 सेकंड ले रहा है वो, 4 से भी 3 कम ले रहा है, कम। तो कहता है भाई मैं आऊंगा भैया, तो आजा भाई P4 आजा। फिर ये चला 3 तक चला, 3 पे कौन आगे खड़ा हो गया? P0। P0 कहता है मैं तो और कम समय लूंगा, यहाँ पे P0 आगे खड़ा हो गया, है ना, यहाँ पे P0 आगे खड़ा हो गया। तो अब P0 क्या कहता है? मैं 1 सेकेंड लूंगा, तो P0 को प्राथमिकता मिलेगी, उसको बात बनेगी, तो P0 भी मेरा आके हो गया 4 पे खत्म होगा। तो मेरा P1 का भी 1 सेकेंड कम हो गया, P1 मेरे कितना था? 4 सेकेंड पे था, 4 टाइम मिनट था, तो मैं 3 कर दिया इसको। P4 मेरा 3 पे था, तो ये 2 रह गया, और P0 मेरा आते ही खत्म हो गया, तो P0 मेरा अब रिमेनिंग टाइम इसका क्या रहा? 0। अब P0 मेरा हो गया समाप्त, पूरी तरह समाप्त हो गया। तो P0 मेरा पूरी तरह समाप्त हो गया। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं आगे यहाँ पर इरेज करके आगे क्रॉस लगा देता हूँ, ताकि ये दर्शाया जा सके कि भाई ये समाप्त हो चुका है। तो P0 मेरा समाप्त होगा, P0 दोबारा नहीं आएगा। अब 4 टाइम मिनट खत्म हो चुके हैं, सारे प्रोसेस मेरे आगे खड़े हो चुके हैं। तो अब मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस बचे? P0 तो था ही, अब 4 पे कौन आगे खड़ा हो गया? P2 आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं, P2 कहता है कि मैं 2 सेकेंड लूंगा, लेकिन अभी भी मेरे पास P4 पड़ा हुआ है, 2 सेकेंड रिमेनिंग टाइम वाला। तो यहां पर अब किसको उठाएगा? यहां पर P2 भी खड़ा है और P4 भी खड़ा है, ये कहता है मैं 2 सेकेंड लूंगा, 2 टाइम मिनट लूंगा। P4 कहता है मेरा भी 2 सेकेंड ही बचा है भाई, मेरे को कब लोगे? P0 कहता है मैं तो खत्म हो गया भाई, मेरे को तो पूछो मत, मैं तो चल दिया। P1 कहता है मैं 3 सेकेंड लूंगा, ठीक है। और P3 बचा है 5 सेकेंड वाला, ये 5 सेकेंड वाला बचा है, P3 भी बचा हुआ है यहाँ पर, यहाँ P3 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब किसको उठाएगा भाई? रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। अब इसमें देखो कि P4 मेरा पहले आया है कि P2 पहले आया है? भाई P2 कब आया? चौथे पे आया। P4 कब आया? दूसरे पे आया। तो किसको प्राथमिकता मिलेगी? कौन ज्यादा इंतजार नहीं, जिसको नहीं कराना? भाई P4 को नहीं कराना, तो मैं किसको लूंगा? P4 को लूंगा। ये मेरा हो गया P4, ठीक है। तो P4 मेरा आ गया यहां पर, और P4 मेरा चलेगा पूरा, उसको वक्त देगा, क्योंकि अब कोई और प्रोसेस तो बीच में आ नहीं रहा, तो P4 को पूरा वक्त देगा। P4 कितना चलना है? 2 सेकेंड चलना है, तो 4 से लेकर 6 तक चल गया, और P4 मेरा पूरी तरह समाप्त हो गया। अब P4 मेरा समाप्त हो चुका। अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 0 बचा, खत्म। अब मेरे पास क्या बचे भाई? अब मेरे पास P2 भी बचा था, जो 2 सेकेंड पे आया था, 2 सेकेंड का रिमेनिंग टाइम अभी भी है उसके पास। तो अब किसको लेगा? अब सबसे छोटा क्या है? P2 ही है, तो P2 को अब उठाएगा। तो P4 को खत्म कर देगा, P2 को अब उठाया, तो 2 सेकेंड लिया उसने, ठीक है। तो P2 भी मेरा अब समाप्त हो गया पूरी तरह, अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब बचे मेरे पास P1 और P3। तो P1 मेरा कब आया था भाई? P1 मेरा ये रहा, ठीक है। तो P1 और P3, तो भाई जो छोटा है उसको लेगा, तो P1 को ले लिया, मेरा माउस का चला जाता है, P1 को ले लिया यहाँ पर 11 तक। तो P1 भी मेरा पूरी तरह समाप्त हो गया,
अब मेरा बचा P3 आखिर में, तो P3 को हमने कर दिया। तो P3 मेरा कितना समय ले रहा है, 5। तो अब 5 बचा उसका ना, क्योंकि पहले 6 से स्टार्ट हुआ था, 1 सेकेंड कंप्लीट हो चुका, तो P3 को अब वक्त मिला। तो P3 भी मेरा पूरी तरह समाप्त हो गया। इस तरीके से 0 से लेकर 16 तक कंप्लीट हो गया। आपने इसका अगर आप वीडियो को पीछे लेके जाओगे तो देखोगे नॉन प्रिवेंटिव एसडीएफ के अंदर ये 0 से 16 तक ही चला था। तो मेरे जो प्रोसेस जो टोटल समय लेंगे पांचों प्रोसेस 16 टाइम यूनिट ही लेंगे। पर कितनी बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, वो प्रिएम्प्टिव होगा नॉन प्रिएम्प्टिव होगा, कैसे देखेगा, कैसे अरेंज होगा, शेड्यूल कैसे होगा, कौन सा प्रोसेस कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी के ऊपर। तो प्रिएम्प्टिव में आप देखते हैं कि हमारा जो एग्जिट टाइम निकालेंगे, अब टीएटी निकालेंगे और डब्ल्यूटी भी निकालेंगे। टीएटी मतलब टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम दोनों निकाल के देंगे, एवरेज देखेंगे कि कितना कम हुआ। सो इसमें निकाले हम इसका ईटी निकाले। तो भाई भाई P0 आखिरकार मेरा एग्जिट हुआ कब, P0 मेरा एग्जिट हुआ चौथे पर। आया तो पहले ही आ गया था, तीसरे पे आ गया था कि चौथे पे एग्जिट हुआ, तो ये मेरा 4 आ गया। P1 कब एग्जिट हुआ भाई, P1 मेरा एग्जिट आखिरकार जो अंतिम एग्जिट हुआ वो 11 पे हुआ। भाई यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं हुआ ना, यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। P1 मेरा कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, अंत में हुआ 11वें टाइम यूनिट पे हुआ। P2 कहता कब खत्म हुआ, P2 खत्म हुआ 8वें पे, तो 8 पे खत्म हुआ। P3 कब खत्म हुआ, 16 पे जाके खत्म हुआ। और P4 कब खत्म हुआ, P4 मेरा तीसरे पे खत्म हो गया। अब निकाले टीएटी। अब इसमें हम रिस्पॉन्स टाइम में निकाल सकते हैं। देखिए इसका रिस्पॉन्स टाइम अलग आएगा, रिस्पॉन्स टाइम अलग आएगा। टीएटी क्या हो गया, ईटी माइनस एटी, एग्जिट टाइम या कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो एक, ये 10, और ये आ गया मेरा 4, और 4 में से 8 गए, 8 में से 4 गए ऑब्वियसली, सॉरी 4, फिर 16 में से 0 तो 16 ही रहा, 3 में से 2 गए और ये हो गया मेरा 1। तो अब इसका हम एवरेज निकालें तो कितना आ गया, ये 1 और 1 2, और ये 4 6, 6 और 10 16, 16 16 32। तो एवरेज टीएटी मेरा आया 32/5। तो ये हुआ 6 दशमलव, डेसिमल पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव और उर्दू में कहते हैं अशारिया। तो 6 अशारिया या दशमलव, तो 20 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लग गया तो 4 हो गया, 4 आ गया। तो 6.4 या 6.4, तो 6.4 मेरा आया एवरेज टाइम। और अभी कितना निकला था, अराउंड मेरा 48 या के करीब कुछ निकला था, राइट। तो वो भी अराउंड मेरा कितना निकला था, 50, काफी बड़ा ज्यादा निकला था। तो ये मेरा उससे कम निकला। वेट एंड टाइम देखते हैं, टीएटी चलो हमारा बढ़ भी सकता है। तो वेट एंड टाइम मेरा कितना निकला, ये आप लोग मुझे बताइएगा कितना निकला। मैंने देखिए वैल्यू नोट नहीं की, आपके सामने में बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो को दोबारा देखूंगा तो शायद बता दूंगा, लेकिन अभी रियल टाइम चल रहा है, मैंने इसको कहीं लिख नहीं रखा, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रेश सॉल्व कर रहा हूँ। सो डब्ल्यू टी कितना निकला है मेरा भाई, डब्ल्यू टी क्या होता है, टी ए टी माइनस बी टी। वेट नहीं करना पड़ा, ये 6 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, ये मेरा टी ए टी माइनस बी टी। तो ये मेरा तो भैया ये कुछ गड़बड़ आ रहा है। हम्म, हाँ गलती कर दी ना, P4 मेरा 6 पे था, P4 मेरा 6 पे खत्म हुआ है। तो मैं यहाँ उसको किस पे कर दिया था, P4 मैंने कर दिया था एग्जिट टाइम 3 पे कर दिया था, तो भाई 6 पे खत्म हुआ, ये मेरा 6 आना चाहिए। तो एक मिनट मैं इसको सही कर दूं, मैं एक बार ज़रा इसको मैं सही कर दूं। ये देखिए गलत हो गया ना मुझसे, तो ऐसे गलती आप लोगों से भी हो सकती है। तो ईटी मेरा हो गया 6। तो एग्जिट टाइम मेरा P4 कब अंत में कब खत्म हुआ, 6 पे खत्म हुआ था, 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो ये मेरा +3 हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो ये करा घटेगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसमें 3 और जुड़ा तो मेरा आ गया, इसमें सीधा आंसर आ गया। 3 और जुड़ा कितना, 32 था, 3 जुड़ा तो 35/5, 7, सीधा 7 टाइम यूनिट्स आंसर आ गया एवरेज टी। सिमिलरली मेरा अब जो वेटिंग टाइम है, क्योंकि मेरा टाइम माइनस में नहीं आ सकता, तो देख चूंकि मेरा टाइम माइनस में आ रहा था, वेटिंग टाइम माइनस बीटी जब मैं कर रहा था तो माइनस में पहले आ रहा था, ये 1 था। तो भाई गड़बड़ हो रही थी, तो जैसे ही माइनस में आ रहा था मैं समझ गया कि भाई मेरी गड़बड़ हो रही है, कहाँ गलती की मैं समझ गया। तो
चार में से तीन गए मेरे एक, अब मेरे एक आ, बिल्कुल ठीक है, टी ए टी माइनस बी टी। तो अब मैं इसको जोड़ लगाता हूँ, तो ये 6 2 8 और ये एक 9 9 और 10 19। तो एवरेज डब्ल्यू टी मेरा निकला 19/5। कितना आंसर आ गया? ये 20 होता तो चार आता, राइट, तो ये चार से कम है, तो ये फोर, ये फाइव, पाँच से करेंगे तो पाँच तिया 15, तो चार, ये आ गया, तो 3.8 आ जाएगा मेरा। तो आप देख रहे हैं कि टाइम मिनट कितना कम लगा मेरा, वो अराउंड मेरा 8 और 5 के करीब बना था, तो ये मेरे तो उससे और कम समय ले रहा है, तो एवरेज वेटिंग टाइम मेरा कम हो गया, मतलब प्रोसेस को इंतजार कम करना पड़ा। रिस्पॉन्स टाइम निकाल कर देखें भाई, P0 मेरा पहली बार आया कब था? चलो हम पहले ऐसा देखते हैं। P3 सबसे पहले आया था, लेकिन उसको जो सीपीयू ने कब शिरकत की, जीरो पे आ गया था, तो सीपीयू रिस्पॉन्स ने रिस्पॉन्ड कब किया? जीरो पे रिस्पॉन्ड किया, तो इसको रिस्पॉन्स मिला जीरो, रिस्पॉन्स टाइम इसका लगा शून्य, ये जल्दी मिल गया। भाई P1 मेरा 1 पे आया था, लेकिन P1 को कब मिला? अगेन जीरो, सॉरी इस पे नहीं आएगा, P1 को मेरा कब मिला? जीरो, ठीक है। और P4 मेरा मेरा 2 पे आया था, तो 2 पे भी इसको 2 पे ही मेरा प्रोसेस मिला, बिल्कुल मिला। P3 को भी मेरा 3 पे आया था, 3 पे रिस्पॉन्स मिला, बिल्कुल मिला। तो ये देखिए रिस्पॉन्स टाइम देखिए मेरा जीरो आ रहा है यहाँ पर। क्या है, बात समझ में आ रही है आपको? ये एरो से कंफ्यूज मत होना, एरो में हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा अब P2 4 पे आया था, P2 को लेकिन सीपीयू कब मिला, कब उसने उसकी सुध ली या उसका रिस्पॉन्ड किया? तो 6 पे रिस्पॉन्ड किया, आया वो 4 पे था, तो 6 - 4 2। याद रखिए टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमेशा बड़े से छोटा ही आपको माइनस करना है। तो देखिए रिस्पॉन्स टाइम मेरा कितना लेकर निकला, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम मैं मेंशन करना चाहूंगा, कितना निकला? 2/5। समझ रहे हो आप? एक टाइम मिनट से भी कम समय लगा, ये रिस्पॉन्स था सीपीयू का। तो ये फायदा होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो कि प्रीएम्प्टिव है, तो ये जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, वेटिंग टाइम भी मेरा कम होगा, रिस्पॉन्स टाइम तो बहुत कम होगा, जबरदस्त। तो देखिए 2/5 कितना होता है, इसको मैं अगर इंटू 10 कर दूं, तो 10/10 को डिवाइड करके कर दूं, तो 20 पे तो 0.4 आ गया, 0.4 आ जाएगा सीधा, 4/10 आ गया। कैसे किया मैंने बताया है? कैसे किया बताऊं? 2/5 है ना, 10 से गुणा, 10 से भाग, राइट, ये 20/5 इंटू 1/10, ये कितना आ गया? 4, 4/10 कितना आ गया? 0.4। तो सीधा सब बहुत बढ़िया तरीका देखिए फटाफट सॉल्व करने का। तो 0.4 टाइम मिनट्स मेरा लगा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना रहा? 100%। 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन। कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मेरी बढ़ गई, पर मेरा रिमेनिंग टाइम जो रिस्पॉन्स टाइम था बहुत ही कम रहा, वेटिंग टाइम बहुत ही कम रहा। तो ये फायदेमंद रहा, सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरी मैक्सिमम रही। तो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम देखें, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के हिसाब से देखें, तो मेरी एसआरटीएफ ज्यादा अच्छे से काम कर रही है एज कम्पेयर टू एफसीएफएस। अब वीडियो को यहीं मैं समाप्त करूंगा, तो और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी का राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बताऊंगा, ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अभी तक मैंने क्या कवर किया। मैंने आपके यहाँ कवर किया, एफसीएफएस बताया मैंने, राइट, और मैंने एसजेएफ बताया, और एसआरटीएफ बताया, ठीक है। ये मैंने तीन एल्गोरिथम्स आपको, तीन प्रोग्राम्स मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, सेम क्वेश्चन इन्हीं का था, एक एसडीएफ सीखे, एसआरटीएफ सीखे, दोनों का एवरेज टीएटी, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस, और सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना रहा, वो भी मैंने बताया। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं कोशिश करूंगा आपको भेजूंगा, बताऊंगा कि जिसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा कम भी हो सकता है, कि उसमें गैप आ सकता है, तो भाई मतलब प्रोसेस अगर वो अगले समय एक अगले पल नहीं आया, तो कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा सीपीयू को,
पड़ गया और प्रोसेस मेरा बाद में आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मैं जल्दी लेकर आऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा मैं राउंड रॉबिन की, और मैं बात करूंगा फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की। प्रायोरिटी आपको कैसे रखनी है, अगर क्वेश्चन में दे रखी है कि लोअर टू हायर है कैसे है, वो बताऊंगा। ये मैं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। तो ये मेरा पार्ट वन ओवर। पार्ट वन किसका? यूनिट 3 का ओवर। पार्ट वन नाउ ओवर। तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट टू में लाऊंगा ये पार्ट टू में आएगा। ठीक है, राउंड रॉबिन में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो इसी के साथ धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो बताइएगा। मैं इसको यहाँ एग्जिट करता हूँ, इसको मैं कीप रखता हूँ ताकि ध्यान रहे। और देखिए ये मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखिए अब चैनल आप देख सकते हैं, सी फॉर योर सेल्फ। लिंक ट्री, इस पे जाके आप मेरे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुझसे आप जुड़ सकते हैं बाकी और प्लेटफॉर्म्स पे। मेरा फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, उसके ऊपर मैंने नोट्स भी शेयर कर दूंगा। तो आप ज़रूर कोशिश करें जुड़े। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। धन्यवाद। और धन्यवाद कहा मैं, और मैं अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका दिन शुभ रहे, और इसी मंत्र का जाप करके और अपना अच्छी अच्छी बातें आप लोग ध्यान रखें। धन्यवाद।